हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद सुभाष सर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग यूपी टेट प्रीवियस ईयर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और जितने भी क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर में वो सारे वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे इस सीरीज़ में। और इस सीरीज़ के साथ जितनी भी ग्रामर पूछी जाती है, जिस तरह की ग्रामर, वो आप देखेंगे ही और उसके साथ साथ आप डिटेल में उसको समझेंगे। समझ गए? हाँ, जितनी भी ग्रामर यूज़ होनी है, जितनी भी पढ़ानी है आपको, इन्हीं क्वेश्चंस के साथ साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको समझाते चलूँगा। समझ गया? रिटन नोट्स भी हैं, तो आप उसमें समझते भी रहेंगे, लिखते भी रहेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व होते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। देखिए क्या कह रहा है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। आपको 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, उसमें से सही सेंटेंस पहचानना है, कौन सा सेंटेंस सही है। पहला ऑप्शन है प्लीज़ लिसन टूवर्ड्स योर टीचर। दूसरा है प्लीज़ लिसन ऑफ योर टीचर। और तीसरा है प्लीज़ लिसन टू योर टीचर। फिर चौथा है प्लीज़ लिसन योर टीचर। आपको पता है क्या एरर है या फिर कौन सा सेंटेंस सही है? देखिए यहाँ पूछने की कोशिश क्या हो रही है, आप ध्यान दीजिए। हर बार लिसन के बाद क्या लगा है, कोई ना कोई प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है। लिसन क्या है, वर्ब है, और फिर प्रीपोजिशन आया। फिर लिसन क्या है, वर्ब है, और फिर ऑफ क्या, प्रीपोजिशन आया। फिर लिसन क्या है, वर्ब है, फिर ऑफ क्या, प्रीपोजिशन आया। फिर लिसन क्या है, वर्ब है, और लेकिन उसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आया। तो यानी रूल कौन सा है? रूल ये पूछना चाहता है कि आप बताइए लिसन वर्ब के बाद कौन सी प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। तो भैया लिसन के बाद हमेशा टू का यूज़ होता है। समझ गए? तो जहाँ पर लिसन टू लिखा होगा वो क्या सही हो जाएगा। देखिए किसमें, थर्ड में लिखा है लिसन टू, देख लीजिए आप। इसमें लिखा है ना प्लीज़ लिसन टू योर टीचर, और यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कौन सा रूल अप्लाई हुआ यहाँ पर कि पर्टिकुलर वर्ब एक पर्टिकुलर अपने बाद क्या लेती है, प्रीपोजिशन आती है। समझ गए? हाँ, अब कौन सी वर्ब के बाद कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, इस पर मैंने डिटेल में समझाया, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। समझ गए? हाँ, ये देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, आपको एज इट इज़ समझ लेना है और याद कर लेना है। देखो भाई, पहले कॉलम में टू के साथ आने वाली वर्ब का प्रयोग किया गया है। जैसे अलाउ टू होता है, अटेंड टू होता है, बिलोंग टू, कनेक्ट टू, डेडिकेट टू। यानी इन सारी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन कौन सी, टू का प्रयोग होता है। दूसरे में देखिए ये ऑन वाली लिखी हुई हैं, कमेंट ऑन, काउंट ऑन, डिपेंड ऑन, फोकस ऑन। समझ गए? इनके साथ ऑन का प्रयोग होता है। फिर नेक्स्ट में फॉर वाला लिखा गया है, आस्क फॉर, अकाउंट फॉर, ब्लेम फॉर, केयर फॉर, होप फॉर। समझ रहे हैं? इनको आप एज इट इज़ याद कर लीजिए। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ये लिस्ट बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो थोड़े बहुत और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपके सामने है। समझ गए? फ्रॉम होता है अब्सटेन फ्रॉम, बेनिफिट फ्रॉम, बोरो फ्रॉम, डिफर फ्रॉम, ये फ्रॉम की लिस्ट है। विथ होता है एग्री विथ, आर्ग्यू विथ, बॉदर विथ, कोप विथ, कोलाइड विथ, ये क्या है, विथ का है। समझ गए? तो आप टू वाले में देखिए, हमारा क्वेश्चन टू से रिलेटेड था। टू में देखिए लिसन लिखा होगा, ये देखिए टू में लिसन लिखा हुआ है, लिसन टू होता है, और तभी क्या हुआ, थर्ड नंबर हमारा सही हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने ये रहा। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नेगेटिव। कौन सा सेंटेंस नेगेटिव है? भैया नेगेटिव तो आप जानते ही होंगे, क्या, नॉट। जिस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हो वो क्या, नेगेटिव होता है। समझ गए? हाँ, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, आप जो भी कहें, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, और क्या, नॉट लगा होता है। सिंपली आप सिर्फ नॉट को याद रखिए बस। जिस सेंटेंस में नॉट लगा हो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पहले में लगा है क्या, ही डज नॉट, नॉट लगा तो ये तो नेगेटिव है, तय हो गया। और भी है क्या, देख लो भैया। आई कम फ्रॉम अ रिच फैमिली नहीं लगा, यू कैन डू ऑल दिस नहीं लगा, दे आर वेरी जेंटल पीपल नहीं लगा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉट लगा है। नॉट लगा हो तभी वो सेंटेंस कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है।
इजी था, आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, पढ़िए भैया ध्यान से। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लामेटरी। आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। अब हम पहले सेंटेंसेस के बारे में समझेंगे, तब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे वापस आएंगे। देखिए भैया, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस चलते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को अब 5 भागों में बांट दिया गया है। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप ध्यान से सुनिए, बहुत जगह आपको 4 ही मिलेंगे, बहुत जगह आपको सिर्फ 4 मिलेंगे। और जब 4 मिलेंगे तो कौन सा नहीं मिलेगा, तो आपको ये जो ऑप्टेटिव वाला है ना, ये नहीं मिलेगा। ये कहाँ चला जाता है, इसको एक्सक्लामेटरी में ही काउंट कर लेते हैं। समझ गए? हाँ, ऑप्टेटिव को भी एक्सक्लामेटरी में ही काउंट कर लेते हैं। कब? जब आपको 4 टाइप ऑफ सेंटेंस बताए जाएं। समझ गए? हाँ। और असर्टिव को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब 1 बाय 1 हम सबको समझेंगे, सारे टाइप को समझेंगे। चलिए चलते हैं 1 बाय 1। पहला देखिए, पहला लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंसेस। क्या होते हैं भैया? देखिए ध्यान से, असर्टिव सेंटेंसेस मेक आ स्टेटमेंट। असर्टिव सेंटेंस एक स्टेटमेंट बताती है। स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? किसी के द्वारा कोई बात कही गई, उसी को स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया राम इज़ अ गुड बॉय, वह क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया। मोहन इज़ नॉट अ गुड बॉय, मोहन अच्छा लड़का नहीं है, क्या है? मेरे द्वारा कही गई बात है, स्टेटमेंट है। और सेंटेंस है तो कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। समझ रहे हैं? हाँ। उसके बाद क्या लिखा? दे टेल अस समथिंग एंड दे गिव अस इंफॉर्मेशन। वो हमें कुछ बताते हैं और वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। समझ गए? अच्छा, अगर कोई स्टेटमेंट है तो इंफॉर्मेशन तो होगा ही। मैंने कहा राम इज़ गोइंग टू लखनऊ, राम लखनऊ जा रहा है, और यह सेंटेंस कैसा? असर्टिव है। लखनऊ जा रहा है तो इन्फॉर्मेशन तो मिली ना आपको कि राम कहाँ? लखनऊ जा रहा है। समझ गए? हाँ, बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट लिखा है दे नॉर्मली एंड विथ अ फुल स्टॉप। अब असर्टिव सेंटेंसेस के लास्ट में क्या? फुल स्टॉप आता है। दीज सेंटेंसेस में भी पॉजिटिव और निगेटिव। अब ये सेंटेंस पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं। हाँ, स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा ही। राम इज़ गोइंग टू दिल्ली, राम इज़ नॉट गोइंग टू दिल्ली, दोनों सही हैं। और दोनों क्या है? असर्टिव सेंटेंसेस हैं। समझ गए? हाँ। इट आल्सो कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ध्यान रखिएगा भैया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्या? कि असर्टिव सेंटेंसेस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। हाँ बस। और बहुत जगह असर्टिव नहीं लिखा मिलेगा आपको, डिक्लेरेटिव ही मिलेगा। आइए आप कुछ एग्जांपल की बात कर लें। पहला एग्जांपल, आई लाइक कॉफ़ी। फिर है आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी। वी वॉच्ड टीवी लास्ट नाइट। वी डिड नॉट वॉच टीवी लास्ट नाइट। राम इज़ नॉट अ गुड बॉय। राधा डांसेज वेल। तो आप देख पा रहे हैं क्या, कि आप देख पा रहे हैं कि सेंटेंस कैसे निगेटिव भी हैं और कैसे पॉजिटिव भी हैं। तो निगेटिव और पॉजिटिव मैटर नहीं करता, दोनों असर्टिव में आते हैं। बहुत जगह बताया जाता है कि असर्टिव 2 प्रकार के होते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो जो निगेटिव निगेटिव है, जो पॉजिटिव पॉजिटिव, आप दोनों को एक ही में समझिए। और अलग अलग भी समझते हैं तो कोई मतलब नहीं हो, तो चीज़ें तो एक ही हैं। समझ गए? हाँ। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं भैया? ये इससे आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखिए क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन, दे ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन वर्ड और दे स्टार्ट विथ अ हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब। कह रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। दे ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन वर्ड और दे स्टार्ट विथ अ हेल्पिंग वर्ब। उनमें हमेशा कोई ना कोई या तो क्वेश्चन वर्ड होता है, या हमेशा वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। दे ऑलवेज एंड विथ अ क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। दे ऑलवेज एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। समझ गए? हाँ। देखिए भैया, यही तो है क्वेश्चन मार्क। इन हमेशा अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क का आना तय है, बिल्कुल 100%। अब आपको इंट्रोगेटिव की हम पहचान बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 तो यही होगी कि लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड आएगा। नंबर 2 देखिए, स्टार्टिंग, सेंटेंस की स्टार्टिंग या तो किसी क्वेश्चन वर्ड से होगी। क्वेश्चन वर्ड आप जानते हैं ना, वाई, वेयर, हाउ, व्हाट, हु। समझिए, सब क्या क्वेश्चन वर्ड है। हाँ, तो या तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग होगी, या फिर हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ये 3 चीज़ें आप याद रखिए, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चुटकियों में पहचान लीजिए। क्या? पहला है कि क्वेश्चन वर्ड। आप देखिए, सॉरी, क्वेश्चन मार्क। आप लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क लगाए, आंखें बंद करिए, टिक कर दीजिए, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ वही सही है।
समझ गए। और अगर आपको नहीं याद रहता तो आप क्वेश्चन वर्ड याद रखिए या फिर हेल्पिंग वर्ब याद रखिए। एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। देखिए पहले लिखा डू यू लाइक कॉफ़ी। डू यू लाइक कॉफ़ी में देखिए क्वेश्चन वर्ड लगा है और ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। वाई डिड यू गो, इंट्रोगेटिव है, वाई से स्टार्ट हो रहा है। पहला सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से, दूसरा क्वेश्चन वर्ड से। लिखा डोंट यू लाइक कॉफ़ी, देखो भैया हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन वर्ड आ गया। हु से स्टार्ट हो रहा है 4 नंबर, हेलो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और क्या क्वेश्चन मार्क आ गया। देखो तो सारे सेंटेंस कैसे हैं, सही हैं। वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू गोइंग, ये सेंटेंस कैसे हैं, सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्लाइड नंबर 3 में देखिए भैया क्या लिखा हुआ है, लिखा है इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम ध्यान से समझेंगे। इम्परेटिव सेंटेंसेस में एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट आदि प्रकट किया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट छिपा होता है तथा सेंटेंस फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट होता है। फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस। क्या है, फिर से पढ़िए। इंपरेटिव सेंटेंसेस में एक्चुअल में भाव को प्रकट किया जाता है। एडवाइस का होगा या तो ऑर्डर का होगा या तो रिक्वेस्ट का होगा, समझ गए। ऐसे सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमेशा किसी न किसी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। वर्ब कैसी होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब को अगर आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा सुन लीजिए फाइनाइट वर्ब के बारे में। वो वर्ब जो आपका टेंस डिनोट कर दे और नंबर ऑफ सब्जेक्ट डिनोट कर दे, उनको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फिर से सुनिए, ऐसी वर्ब जो क्या डिनोट करे, आपको टेंस डिनोट करे और क्या डिनोट करे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट डिनोट करे। नंबर ऑफ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, और क्या डिनोट करे, टेंस। ऐसी वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ये आप में है नहीं कुछ ऐसा पढ़ाने वाला, नहीं तो अगर होगा आगे, अगर कहीं आगे दिखता है तो मैं डिटेल में समझाऊंगा, समझ गए। एग्जाम्पल देखते हैं हम किसके लिए, इंपरेटिव सेंटेंसेस के लिए। पहला लिखा है, देखो भैया लिखा है सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। अपनी कक्षा में बैठो और अपना पाठ याद करो। क्या दिया जा रहा है, ये या तो ऑर्डर, अगर कोई टीचर कह रहा है तो ऑर्डर हो सकता है, समझ गए, या फिर कैसा हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है। ऑर्डर और एडवाइस दोनों हो सकता है। फिर लिखा है दूसरा नंबर वर्क हार्ड। देखो सारे किससे, हेल्प सॉरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, और कैसी वर्ब है ये सारी, फाइनाइट वर्ब है। प्लीज़ क्या है, वर्ब है। काइंडली क्या है, वर्ब है। कीप क्या है, वर्ब है। ये सारे वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो पहला सेंटेंस कैसा है, या तो ये कैसा होगा, या तो एडवाइस होगा या तो ऑर्डर होगा। दूसरा वर्क हार्ड, ये भी क्या है, ये तो मोस्टली एडवाइस ही होता है। तीसरा देखिए लिखा है प्लीज़। अच्छा, प्लीज़ लग जाने से हमेशा कैसे रिक्वेस्ट ही होते हैं और कुछ हो ही नहीं सकते। प्लीज़ कम एंड टेल मी समथिंग। 4 नंबर काइंडली भी रिक्वेस्ट को शो करता है, तो काइंडली हेल्प में ये भी क्या है, रिक्वेस्ट को दिखा रहा है। कीप क्वाइट, शांत बैठो, चुप रहो, ये कैसा, ये आदेश हो सकता है, एडवाइस हो सकता है और ऑर्डर आदेश हो सकता है, समझ गए। हाँ, ये डिपेंड करता है कौन बोल रहा है, सामने वाला कौन है, उसके अकॉर्डिंग ये डिनोट होता है, समझ गए। हाँ, इंपरेटिव सेंटेंसेस बहुत ईजी। क्या ईजी, फिर से सुनिए। इंपरेटिव सेंटेंसेस में भाव होता है, किसका भाव होगा, या तो एडवाइस का होगा या तो ऑर्डर का होगा या फिर रिक्वेस्ट होगा। पहचानना कैसे है, ये हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। बात समझ गए। हाँ, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं क्या है। 4 नंबर क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बहुत ही इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप पहचानिए। लिखा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में सडन फीलिंग, अचानक उत्पन्न हुई हमारी फीलिंग्स जो होती हैं उनको व्यक्त किया जाता है। जैसे जॉय मतलब खुशी मनाने के लिए, सौरव दुख मनाने के लिए, सरप्राइज आश्चर्य जैसे हो जाए किसी बात से, इन चीज़ों को व्यक्त किया जाता है, आदि प्रकट किया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में एक्सक्लामेशन मार्क लगा होता है। भैया बहुत ही ईजी पहचानना है, क्यों, क्योंकि इनके आखिरी में एक्सक्लामेशन मार्क लगा होता है। सब में कोई ना कोई एक पहचान छिपी होती है। सारे टाइप 5 प्रकार के सेंटेंस हैं, पांचों में पहचान है और बहुत इजी पहचान है, समझ गए। ये भी नहीं कि एक दूसरे से मेल रखते हो ना, सब अलग अलग है, चुटकियों में आप पहचान लेंगे, चुटकियों में। एक्सक्लामेटरी में क्या, ये देखिए एक्सक्लामेशन मार्क लगा होगा तभी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। और एक्सक्लामेटरी में होता क्या है, फिर से सुन लीजिए। सडन फीलिंग को व्यक्त किया जाता है। सडन फीलिंग कौन सी, जॉय, खुशी की, सौरव दुख की, सरप्राइज आश्चर्य की, समझ गए। हाँ, अब हम चलते हैं कि, हाँ अब चलते हैं, हम एग्जांपल देते हैं। वी वॉन, हम जीत गए, सडनली निकला हुआ है और देखिए एक्सक्लामेशन मार्क लगा है। हुर्रा, हुर्रा हमेशा हैप्पीनेस, खुशी को दिखाने के लिए आता है, हुर्रा, देखो एक्सक्लामेशन मार्क लगा है। माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम, ये सारे सेंटेंस कैसे हैं, ये सारे सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। वाओ दैट इज अमेजिंग, देखो वाओ लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, दैट इज अमेजिंग, समझ गए। ऐसे सारे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हाउ फियरफुल द स्नेक इज, अरे स्नेक कितना भयंकर है, कितना डरावना है,
कहते हैं ना, जब हम कहते हैं कितना डरावना है, तो अब कितना हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, समझ गए, हम अपने आप से खुद व्यक्त कर रहे हैं कि ये बहुत डरावना है, समझ गए। हाँ, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, सारे सेंटेंस कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, ताज कितनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, हम पूछ नहीं रहे कितनी है, हम कहना चाह रहे हैं एक्चुअल में कि ताज बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, समझ गए। व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, ये सारे सेंटेंस कैसे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। और हम चलते हैं लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस की तरफ, जो कि है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव को भी ध्यान से समझ लीजिएगा, देखिए क्या लिखा है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। क्या, प्रे, प्रे माने प्रार्थना को दिखाया जाता है, विश, विश माने आपकी इच्छाओं को दिखाया जाता है, कर्स माने अभिशाप, तीन चीज़ें शामिल होती है, क्या, प्रे, विश और कर्स आदि प्रकट किया जाता है। ये सेंटेंसेस मोस्टली मे से स्टार्ट होते हैं। अब जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, क्या डिफरेंस है, ये मे से स्टार्ट होते हैं और इनमें प्रे, विश और कर्स का भाव होता है। प्रे माने प्रार्थना की गई होगी, विश माने अपनी इच्छा को बताया गया होगा, कर्स माने अभिशाप दिया गया होगा, ये तीन चीज़ें होती हैं बस। ये सेंटेंस हमेशा मे से स्टार्ट होते हैं। इन सेंटेंसेस के अंत में क्या, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। ऐसे हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो मे से स्टार्ट होते हैं, और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो किससे, किसी फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट होते हैं, मे से नहीं होते हैं, बस ये डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। एग्जाम्पल देखिए, लिखा है मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, अभी क्या अपनी इच्छा को दिखाया जा रहा, आप हमेशा क्या रहे, खुश रहे, हैप्पी रहे, ये देखो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, आप अपनी ज़िंदगी में समृद्ध हो, आगे बढ़ें, बढ़ते रहें, समझ गए, ये देखो क्या है एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। तो सारे सेंटेंस कैसे हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, अब मे गॉड आ गया तो क्या, ये प्री प्रार्थना की जा रही है, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, भगवान आपको एक पुत्र दें, समझ गए। मे यू गो और मे यू ऑल गो टू हेल, तुम सभी भाड़ में जाओ, ये क्या अभिशाप कर से दिया जा रहा है, समझ गए। हाँ, जहाँ पर गॉड आ जाए ना वर्ड, वहाँ पर प्रार्थना की जाती है। अब ये था ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप पांचों प्रकार के सेंटेंस को अच्छे से समझ गए हैं, और प्लीज़ अगर समझ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना, आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए और पूरी तरह समझ आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो हमने छोड़ दिया था। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है। हमने पहचाना कि जो ऐसा सेंटेंस इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए वो सेंटेंस कैसा होगा, वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। क्या दिक्कत है पहचानने में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो एक्सक्लेमेशन मार्क आया तो सेंटेंस कैसा एक्सक्लेमेटरी हो गया। क्या और किसी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क आया है, नहीं आया है, तो सारे सेंटेंस कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और सिर्फ दूसरा नंबर व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ अ मैन, ये सेंटेंस कैसा सही हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आया है, समझ गए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 होगा, और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है आपके सामने, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। कह रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के स्ट्रक्चर में कौन सा कॉम्बिनेशन पाया जाता है। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर क्या, यानी मतलब ये कॉम्बिनेशन कौन सा सही है। पहले वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट, क्या है भैया। देखो जो नॉर्मली सबसे सही स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद उसकी वर्ब आएगी, फिर क्या होता है, वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा। समझिए, ये जो ऑब्जेक्ट आता है ना, सब्जेक्ट का थोड़ी ना होता है, ये वर्ब का होता है, इसलिए वर्ब के बाद आता है। हाँ, जो जिसका है वो उसके बाद ही आएगा। अब देखो सब्जेक्ट वर्ब के लिए आती है, वर्ब सब्जेक्ट के लिए आता है, तो दोनों आसपास हैं। और देखो ऑब्जेक्ट जो है हमेशा वर्ब का होता है, वर्ब के बगल में लिखा है, तो कौन सा स्ट्रक्चर सही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सी नंबर सही है, बाकी सारे क्या हैं, गलत है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर सही है, समझ गए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है भैया, टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को सही करने के लिए आप करेक्ट ऑप्शन चुनिए। सेंटेंस है द प्राइम मिनिस्टर हेल्ड, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको इन चार में से एक को फिल करना है।
देखिए क्या लिखा है, द प्राइम मिनिस्टर हेल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एट एयरपोर्ट, अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एट द एयरपोर्ट, प्रेस कॉन्फ्रेंस एट द एयरपोर्ट, प्रेस कॉन्फ्रेंस एट एयरपोर्ट। डिफरेंस क्या है चारों में? दो में आर्टिकल ए का प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है और दो में नहीं हुआ है। एक तो डिफरेंस ये हो गया। फिर एयरपोर्ट के पहले एक में दा लगा है, अच्छा दो में दा लगा है और दो में आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी आर्टिकल के बारे में बात कर रहा है। दो सेंटेंसेस में एयरपोर्ट के पहले दा लगा है और दो सेंटेंसेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले दा लगा है। समझ गए? हाँ, अब आर्टिकल के बारे में हम थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे। जानकारी क्या है? देखिए ध्यान से सुनिए। अगर कोई सिंगलर काउंटेबल नाउन है, सिंगलर काउंटेबल नाउन है, तो वहाँ पर आर्टिकल का आना कंपलसरी है। समझे? हाँ, आर्टिकल ए और एन का, ए या तो एन कोई आएगा अकॉर्डिंग टू उसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। समझ गए? तो ए या एन का आना कंपलसरी है। अब आप देख लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो वर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस है यह कैसा नाउन ही तो है। कैसा नाउन है? सिंगलर भी है, कैसा नाउन है? काउंटेबल भी है। इसके पहले आर्टिकल ए या एन का जरूर प्रयोग होगा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। समझ गए? एन का नहीं होगा क्योंकि एन किसके? वॉवेल साउंड के पहले होता है। समझ रहे हैं? हाँ। अब जिसमें अगर आर्टिकल ए नहीं यूज़ हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले, तो ऑलरेडी गलत हो गए। इसमें नहीं यूज़ हुआ है, सी में गलत, डी में नहीं यूज़ हुआ, गलत। दो गलत हो गए, दो बचे आपके पास। अब दो में क्या है? एक में आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है एयरपोर्ट के पहले, एक में द का प्रयोग नहीं हुआ है। अब आर्टिकल द के बारे में जान लीजिए आप। आर्टिकल द को डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है। समझ गए? डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब क्या होता है? यह जिस नाउन के पहले आ जाता है उसको डेफिनेट कर देता है। समझ गए? अगर हम कह दें सिर्फ एयरपोर्ट, तो अपने आप में एयरपोर्ट भी क्या सिंगलर काउंटेबल नाउन है। और अगर सिंगलर काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले क्या हमें बताना पड़ेगा? अगर कहना कोई एयरपोर्ट, तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग इसके पहले भी होगा। लेकिन द का कब होगा? जब हमको इसको स्पेसिफिक करना हो, हमें बताना हो कि कौन सा एयरपोर्ट, मतलब कि अगर द आप लगा रहे हैं तो पता चल जाएगा कि कौन सा एयरपोर्ट हो रहा है, एयरपोर्ट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। आर्टिकल द क्या होता है? डेफिनेट कर देता है, निश्चित कर देगा। तो आर्टिकल द की ज़रूरत है। आर्टिकल द लगेगा एयरपोर्ट के पहले। क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट का नाम तो नहीं बताया गया यहाँ पर ना, सिर्फ हमें आर्टिकल द से ही पता चल जाएगा क्या कि कौन सा एयरपोर्ट है। अब वो बात जिससे हो रही है, जिसको बताई जा रही है, वो समझ जाएगा। आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ पर होगा? निश्चित के लिए। द एट द एयरपोर्ट कह दिया तो मतलब वहाँ कंफर्म हो गया कौन से एयरपोर्ट की बात हो रही है। समझ गए? अगर कहते एट एयरपोर्ट तो पता ही नहीं कौन से एयरपोर्ट की बात हो रही, पता ही ना चलता। हाँ, आर्टिकल ए और एन और द के बहुत ही ज़्यादा यूजेस हैं। जब आर्टिकल पढ़ाया जाएगा तब आपको ये बात समझाई जाएगी। तो सेंटेंस में कौन सा सही है भैया? सेंटेंस बी नंबर हमारा सही है। समझ गए? और सारे क्या हैं? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले भी आर्टिकल का यूज़ होना चाहिए और एयरपोर्ट के पहले भी। एयरपोर्ट के पहले अगर आप आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते तो पता ही नहीं चलेगा कौन से एयरपोर्ट की बात हो रही है। आप आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं तो पता चल जाएगा कि कौन से एयरपोर्ट की बात हो रही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको समझ आया है, और प्लीज़ अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग वर्ब। आपको सब्जेक्ट बताना है इस सेंटेंस का। कौन सा सेंटेंस? नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। अच्छा, आप सब्जेक्ट जानते हैं, एक कोई सेंटेंस अगर है तो उसके दो ही पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट होंगे? एक होगा सब्जेक्ट का और दूसरा होगा प्रेडिकेट का। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट सेंटेंस का मेन मुखिया होता है, जो किसी काम को परफॉर्म करता है, फिर जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। समझ गए? हाँ। अब देखिए नो मैन क्या है? नो मैन तो सब्जेक्ट है ही सब्जेक्ट। कैन क्या है? वर्ब है। वर्ब से स्टार्ट होकर के जितना भी पार्ट होता है उसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। और वर्ब के पहले का हिस्सा जितना भी उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो नो मैन जो होगा वही तो सब्जेक्ट होगा भैया। और कैन तो वर्ब है तो प्रेडिकेट बन गया, तो क्या हो गया? गलत हो गया। टू मास्टर्स क्या ऑब्जेक्ट है, तो क्या गलत हो जाएगा? नो मैन क्या है? अच्छा, नो मैन दो बार लिख दिया गया है। नो मैन, एक मिनट, नो मैन दो बार लिख दिया गया है। देखिए ज़रा, ये जो नो मैन लिखा है ये दो बार लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर कुछ और होना चाहिए। समझ गए? हाँ, तो इसको आप काट दीजिए। नो मैन सही है, आप इतना जान लीजिए बस। और ये दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, है ना? हाँ, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? नो मैन सब्जेक्ट हो जाएगा। कैन सर्व टू मास्टर्स ये क्या हो जाएगा? ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 होगा और 7 आपके सामने ये रहा। देखते हैं लिखा क्या है। लिखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग, है ना। इसमें से आपको सही सेंटेंस चुनना है। लिखा है प्लीज़ लुक एट माई सर्टिफिकेट। पहला क्या, प्लीज़ लुक एट माई सर्टिफिकेट। दूसरा प्लीज़ ओवर लुक एट माई सर्टिफिकेट। प्लीज़ सी माई सर्टिफिकेट। प्लीज़ सी इनटू माई सर्टिफिकेट। मतलब कि सर्टिफिकेट के पहले कौन सी वर्ब का, लुक का यूज़ होगा, ओवर लुक का यूज़ होगा, सी का यूज़ होगा, सी इनटू का यूज़ होगा, ये आपको बताना है। आप ध्यान से सुनिए, सी के बाद इनटू किसी कंडीशन में आता नहीं ना, इसका कोई मीनिंग है, ये पूरी तरह से गलत हो गया। ठीक है। ओवर लुक का मीनिंग होता है नज़रअंदाज कर देना, अनदेखा कर देना, ना सुनना, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। निगेटिव सेंस ला रहा है, ये भी सेंटेंस गलत। अब दो आपके पास बचते हैं, क्या, लुक एट भी होता है और सी भी होता है, दोनों सेंटेंस की जो वर्ब है वो सही है। अब सर्टिफिकेट के लिए क्या यूज़ होना चाहिए ये आप देखिए। देखिए सी माने क्या होता है, सी का यूज़ कर, सी का मीन्स होता है टू नोटिस और टू बिकम अवेयर ऑफ समवन और समथिंग बाय यूजिंग योर आइज़। मतलब कि सी वर्ब का आप यूज़ वहाँ पर करते हैं जहाँ पर आपको किसी चीज़ से अवेयर होना हो, जहाँ पर आपको किसी चीज़ से क्या अवेयर होना है, फिर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देनी हो। लुक का यूज़ कहाँ करते हैं, लुक बेस्ड टू डायरेक्ट योर आइज़ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब सडनली कहते हैं ना लुक एट दैट, देखो वहाँ क्या है, तो वहाँ पर लुक का यूज़ होता है। सिंपली अगर किसी को दिखाना हो कोई अपनी वस्तु तो वहाँ पर सी का यूज़ होता है। वॉच का यूज़ कहाँ पर होता है, वॉच मीन्स टू लुक एट समवन और समथिंग फॉर एन अमाउंट ऑफ टाइम एंड पे अटेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग। देखो वॉच का यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई पर्टिकुलर वर्क चल रहा हो, कंटिन्यूअस में हो। जब कोई चीज़ें चलती रहती हैं, कंटिन्यू में होती है, तो वहाँ पर वॉच का प्रयोग होता है। समझ गए, जैसे हम मूवी देखते हैं वहाँ पर वॉच का प्रयोग होता है, लुक का नहीं होगा, सी का नहीं होगा। तो आप बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन नंबर 7 में किसका यूज़ होना चाहिए। आप देखिए ओवरलुक तो गलत हो गया था, सी इनटू गलत हो गया था, सी सही होगा, क्योंकि लुक एट का यूज़ कहाँ पर, हम डायरेक्ट करते हैं अपनी आइज़ को, लुक एट दैट। समझ गए, सी माई सर्टिफिकेट, मेरे सर्टिफिकेट को देखो, यह सेंटेंस कैसा होगा, ये सेंटेंस सही होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज प्रेडिकेट। है प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के बारे में अभी अभी हमने आपको बताया है क्या, कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट सेंटेंस का मेन मुखिया होता है जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है या फिर वह कोई काम करता है, तो उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। अच्छा सब्जेक्ट या तो क्या होगा, या तो कोई प्रोनाउन होगा और या फिर कोई नाउन होगा, और कुछ सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, बस। समझ गए, हाँ। अब लेकिन इस सेंटेंस में आपको प्रेडिकेट बताना है, सब्जेक्ट नहीं बताना है। तो जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का पार्ट छोड़ करके जितना भी पार्ट बचता है, जितना भी चाहे जितना बड़ा हो, सारा क्या प्रेडिकेट हो जाएगा। आप यानी सब्जेक्ट पहचान लीजिए इस सेंटेंस में, इस इतने भारी भरकम सेंटेंस में आप क्या सब्जेक्ट को पहचान लीजिए, बाकी बचा हुआ सारा जितना भी कुछ है सब क्या प्रेडिकेट बन जाएगा। पहचानिए सब्जेक्ट भैया। ऑन सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग में माई फ्रेंड एंड आई प्ले फुटबॉल इन द पार्क। माई फ्रेंड एंड आई, मतलब काम किसके द्वारा किया जा रहा है, माई फ्रेंड मेरे दोस्तों के द्वारा, एंड आई फुटबॉल किसने खेला भैया, माई फ्रेंड्स एंड आई, हमने फुटबॉल खेला, तो यही तो सब्जेक्ट हुए। ये तीनों लोग, दो लोग जितने उसके दोस्त और आई, ये क्या हुए, ये सब्जेक्ट हुए। हुए कि नहीं हुए, हमने क्या बताया आपको सब्जेक्ट, कि वह पार्ट जो कोई काम करता है या फिर जिसके द्वारा कोई काम किया जाए वो सब्जेक्ट हो गया। बाकी बचा हो जितना भी हिस्सा हो क्या प्रेडिकेट है। ऑन सैटरडे मॉर्निंग प्ले फुटबॉल इन द पार्क, ये क्या है, ये सारा प्रेडिकेट है। आप देखिए कहाँ लिखा है, देखिए ऑन फोर न, देखिए ऑन सैटरडे मॉर्निंग अधूरा है, ये प्रेडिकेट है लेकिन अधूरा है, ये भी तो प्रेडिकेट है, प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग। दूसरे में सिर्फ प्ले फुटबॉल लिखा है, तो ये दोनों क्या है, अधूरे। माई फ्रेंड एंड आई, ये तो सब्जेक्ट, ये भी गलत हो जाएगा। प्रेडिकेट बताना है, डी नंबर देखिए। ऑन सैटरडे मॉर्निंग माई फ्रेंड एंड आई क्या सब्जेक्ट है, प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग, तो ऑन सैटरडे मॉर्निंग प्ले फुटबॉल इन द पार्क, ये पूरा क्या है, ये प्रेडिकेट, और यह सेंटेंस, सेंटेंस नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 होगा, और क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ही रहा। देखिए क्या लिखा हुआ है,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज फेमिनाइन जेंडर। फिर से सुनिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज फेमिनाइन जेंडर। मतलब ये जितने भी सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, पहचानिए कि इनका जो सब्जेक्ट, ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसका जो सब्जेक्ट है उसका जो जेंडर है वो फेमिनाइन जेंडर है। मतलब कि आप सब्जेक्ट पहचानिए और फिर देखिए कौन सा सब्जेक्ट, किस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है फेमिनाइन जेंडर है। सब्जेक्ट क्या है पहले में देखिए, ऑल द यंग मैन, ये सब्जेक्ट है लेकिन फेमिनाइन जेंडर है नहीं है। मैन की बात हो रही है तो क्या है, ये मैस्कुलिन जेंडर है। दूसरे में देखिए ऑल द ओल्ड मैन, मैन का यूज़ हुआ है तो भी क्या हो गया, मैस्कुलिन जेंडर हो गया। सी में देखिए ऑल द फीमेल मेंबर्स, अच्छा फीमेल मेंबर्स पूरा सब्जेक्ट है, फीमेल जब लिख ही दिया तो क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। जब लिख ही दिया फीमेल तो फेमिनाइन जेंडर अपने आप ही हो गया। बहुत ही इजी बात थी ये। ऑल द मेल, लास्ट में ऑल द मेल लिखा है, अभी क्या मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। आप जेंडर समझते हैं, मैं आपको 1 मिनट में जेंडर समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें सही कौन सा है, इसमें ऑल द फीमेल मेंबर्स सी नंबर क्या सही है। जेंडर समझिए, जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर वो नाउन जो मेल को डिनोट करे, मैस्कुलिन जेंडर। वो नाउन जो फीमेल को डिनोट करे क्या हो जाएंगे, फेमिनाइन जेंडर। वो नाउन जो मेल और फीमेल दोनों को डिनोट कर दे वो क्या, कॉमन जेंडर। और ऐसे नाउन जो ना तो मेल को डिनोट करे ना फीमेल को डिनोट करे वो क्या, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में हमेशा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आते हैं, नॉन लिविंग, पेन कुर्सी और टेबल, ये सब क्या है, नॉन लिविंग है। कॉमन में क्या आते हैं, जो मेल और फीमेल दोनों, स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, समझ गया, डॉक्टर हो गया, ये कॉमन। बाकी मैस्कुलिन और फेमिनाइन तो आप जानते ही हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा, लिखा हुआ है इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड ऑर्फन। अब भैया क्वेश्चन नंबर 10 में ऑर्फन लिखा है, मतलब सेंटेंस लिखा है ही वॉज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विथ हिज अंकल। अब ये जो ऑर्फन वर्ड है, ही वॉज एन ऑर्फन, इसका आपको जेंडर बताना है। बताइए भैया जेंडर क्या होता है, इस सेंटेंस का जेंडर क्या है, आप बताइए। ही वॉज एन, अच्छा ऑर्फन बताइए भैया क्या है। ऑर्फन नाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज़ होता है। ऑर्फन क्या है, अगर नाउन है, मैंने बताया ना नाउन और एडजेक्टिव दोनों है। देखो ऑर्फन तो कोई भी हो सकता है ना, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। तो एक्चुअल में तो क्या है, कॉमन जेंडर है। एक्चुअल में सिर्फ हम ऑर्फन की बात करें तो क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर हो जाएगा। समझ गए, हाँ। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, देखिए सेंटेंस में ही लिखा हुआ है, ही तो क्या होता है भैया बताइए आप, ही क्या होता है, ही तो मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज़ होता है ना, तो पूरी तरह से मैस्कुलिन जेंडर के लिए बता रहा है ही। उसके बाद ऑर्फन का यूज़ हुआ है। ऑर्फन पर्टिकुलर सिर्फ अकेले की बात करें तो मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए यूज़ होता है, क्योंकि कोई लड़का भी ऑर्फन हो सकता है, कोई लड़की भी ऑर्फन हो सकती है। अनाथ, ऑर्फन माने अनाथ होता है, जिसके माता पिता ना हो, कोई ना हो, समझ रहे हैं। लेकिन हाँ आप देखिए सही कौन सा है भैया, एक्चुअल में तो ऑर्फन क्या कॉमन जेंडर होता है, लेकिन इस सेंटेंस की बात अगर हम करें तो क्या मैस्कुलिन जेंडर है। ये है इस सेंटेंस का, इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन पूछा इन दिस गिवन सेंटेंस, इस सेंटेंस में पूछा गया तो इसलिए मैस्कुलिन जेंडर होगा, ये आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा। अगर सिर्फ ऑर्फन लिखा हो आपके सामने और आपको बताना हो कौन सा जेंडर है तो आप बताएंगे कॉमन जेंडर है। बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इस सेंटेंस में ही लिख दिया गया है ही, इसलिए कैसा हो गया ये, इसलिए क्या हो गया, मैस्कुलिन जेंडर हो गया। अगर ही ना लिखा होता, सी लिख देता तो फेमिनाइन जेंडर हो जाता। ना ही लिखे ना सी लिखे, सिर्फ ऑर्फन लिखा हो, कॉमन जेंडर हो जाएगा। बात को समझिएगा ध्यान से। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 20 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, थोड़ा स्पीड पढ़ाएंगे अब। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कौन सा है, हमने नाउन को बहुत ही डिस्क्रिप्शन वे में हमने आपको पढ़ाया है। नाउन की आप क्लास जा करके देखिए जाके, और उसमें हर जितने भी नाउन है सब कुछ आपको समझ आ जाने वाला है। समझ गए, आप वहाँ पर जाइए, उस वीडियो को देखिए, नाउन के लेक्चर को। 3 लेक्चर है नाउन के, और सब कुछ छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ें भी उसके अंदर कवर कर ली गई हैं। तो आपको बताना क्या मटेरियल नाउन कौन सा है। एयर मटेरियल नाउन है, नहीं है। काउ मटेरियल नाउन, नहीं। गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है। ग्लास क्या है, ग्लास भी, अगर ये ग्लास कांच, जो कांच होता है उसकी बात हो रही है तो ये भी मटेरियल नाउन होता है। समझ गए, हाँ। तो ग्लास भी, अच्छा क्लास लिखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्लास लिखा है ग्लास नहीं, तो ये भी क्या गलत है। समझ गए, गोल्ड क्या है, सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 12। सेंटेंस नंबर 12 को देखिए, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है,
हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया, आप जाकर के वो वीडियो देखिए। वुमेन है नहीं है, कनेक्शन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बॉय है नहीं है, प्लो है नहीं है, वर्ब है। तो कनेक्शन क्या है, ये क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जिनको ना आप देख सकते हैं, ना आप जिनको सुन सकते हैं, ना उनका कोई कलर होता है, आप उनको महसूस करते हो, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में लिखा है, 13 नंबर देखिए, विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी किस प्रकार का नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बिल्कुल पहला ही सही है। कॉमन नाउन है, गलत है। प्रॉपर नाउन है, गलत है। कलेक्टिव नाउन है, गलत। एडवर्सिटी माने क्या, विपदा। विपदा क्या आपको दिखती है क्या, कैसा कलर है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कुछ नहीं दिखता ना, समझ आती है आपको, फील आता है, हाँ ये हमारे लिए संकट है, मुसीबत है, हैं? तो कैसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 14 नंबर देखिए, 14 नंबर लिखा है द करेक्ट फेमिनाइन ऑफ रैम। इसको रैम पढ़ते हैं एक्चुअल में। रैम का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है। हाँ, फेमिनाइन जेंडर आपको बताना, आप जानते हैं मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, ये बहुत पूछा जाता है, समझ गए। एक्चुअल में रैम का मतलब होता है कि आप देखिए ज़रा, रैम का मतलब होता है मेल सीप। क्या होता है, मेल सीप को हम क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं। अब आप इसका बताइए कि हमको फेमिनाइन जेंडर बताना, मेल ही है तो फेमिनाइन सीप को क्या बोलते हैं, आप बताइए। हाँ, क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, ये सही हो जाएगा। यू माने क्या होता है, फीमेल सीप, हो गया। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, समझ गए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए आप। फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस इन। अच्छा हाँ, अब आपको 15 नंबर में इनकरेक्ट, जो सेंटेंस गलत हो वो आपको बताना है। पढ़िए जल्दी से। इज़ दिस योर पेन, क्या यह तुम्हारा पेन है, और इज़ इट योर्स, सॉरी इज़ दिस माई पेन, और इज़ इट योर्स, क्या यह मेरा पेन है या फिर यह तुम्हारा है। सेंटेंस सही है पूरी तरह से, कुछ गलत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट देखिए। वी गॉट अप एट डाउन, हम, डाउन मतलब भोर होता है, बिल्कुल अब सूरज की पहली किरण है ना। तो वी गॉट अप एट डाउन एंड हैड ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, पूरी तरह से सही है, कुछ गलत नहीं है। सी नंबर, वी हैव अ हॉलीडे ऑन क्रिसमस, ये भी पूरी तरह से सही है, कुछ गलत नहीं है। 4 नंबर, कम बैक इन एन आवर्स टाइम। ओहो, आवर में घंटे में अपॉस्ट्रॉफी एस लगा दिया और फिर टाइम लिख दिया, सेंटेंस पूरी तरह गलत है। देखिए हमने आपको बताया था कभी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगता। नाउन की सीरीज में हमने आपको बताया है, आप नाउन का लेक्चर जरूर कंप्लीट करिए, और आप नाउन का लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए। टेट, सी टेट, सुपर टेट में नाउन से आया हुआ क्वेश्चन अगर एक भी छूट जाए तो आप हमें बताइए, एक भी क्वेश्चन, समझ गए। तो गलत क्यों है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में एस आई एस, सॉरी अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता है, और यह स्ट्रक्चर क्या है, पूरी तरह से गलत है, समझ गए। हाँ, कम बैक इन एन और, अच्छा सिर्फ इन एन और टाइम लिख देते, एस हटा दो अपॉस्ट्रॉफी एस, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए क्या लिखा है। लिखा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस यहाँ पर आपको बताना है। ये सेंटेंस पूरा ही हमने नाउन में आपको डिस्क्राइब किया है। लिखा द कमेटी वर वन ऑन दिस पॉइंट, पहला सेंटेंस क्या है, द कमेटी वर वन ऑन दिस पॉइंट। फिर है द कमेटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट, द कमेटी वॉज डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, द कमेटी हैव वन ऑन दिस पॉइंट। आपको बताना है कौन सा सेंटेंस सही है, ठीक है भैया। आप थोड़ा सा कमेटी के बारे में जान लीजिए, कमेटी के बारे में जैसे ही आप जान लेते हैं वैसे ही आपका क्या, आपको पता चल जाएगा क्या यूज़ हो रहा है। कमेटी एक कलेक्टिव नाउन है, क्या है, कलेक्टिव नाउन। कमेटी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। अब कमेटी एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। कमेटी में एस एस नहीं लगेगा, कमेटी के बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज़ होती है। ये डिपेंड करता है कमेटी कैसे, कमेटी क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, समझ गए। हाँ, कमेटी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कमेटी माने होता है क्या, ग्रुप ऑफ पीपल। अब एक कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब बहुत सारे इन द सेंस कि एक या दो से, एक से ज़्यादा लोग होंगे, दो होंगे, तीन चार पाँच, जितने भी हों, एक से ज़्यादा होंगे, समझ गए। ये कमेटी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब हाँ, ये कब सिंगुलर होगा, कब प्लूरल होगा। सिंगुलर कब होगा, जब कमेटी में जितने भी सदस्य मौजूद हैं अगर उन सब की बातें सेम हो, अगर उनका डिसीजन सेम हो, कमेटी किस लिए, डिसीजन के लिए होती है। अगर उनका डिसीजन सेम है, अगर डिसीजन सेम है तो किस, वो कैसे सिंगुलर होंगे। अगर डिसीजन अलग अलग हैं तो कैसे प्लूरल हो जाएंगे। अगर कमेटी की बातों से लगे या फिर कमेटी के डिसीजन से लगे कि कमेटी बटी हुई है, अपने आप में मतभेद है, तो क्या प्लूरल। अगर लगे कमेटी सेम एक ही जवाब दे रही, सबका जवाब सेम है, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएगा वो,
उसका उसके बाद वर्ब कैसी, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। आप देखिए, अब ध्यान से सेंटेंस को पढ़िए। द कमेटी वर वन, अगर वन थी, देखिए वर वन ऑन दिस पॉइंट, वन थी यानी एक ही डिसीजन था, तो कैसा सिंगुलर आना चाहिए, लेकिन वर का प्रयोग कर दिया जो कि वर प्लूरल होता है, तो ये गलत हो गया पूरी तरह से। दूसरा देखिए, द कमेटी वॉज वन, अच्छा वॉज लिखा है, वन भी लिखा है ऑन दिस पॉइंट, यह तो सही है भैया सेंटेंस। वॉज जब कह रहे हैं वन है तो सिंगुलर होना चाहिए, तो वॉज लगाया तो है, सिंगुलर तो है, सही हो गया। तीसरा देखिए, द कमेटी वॉज डिवाइडेड, अच्छा डिवाइडेड लिखा, डिवाइडेड यानी बटा होना, बटा हुआ है तो क्या वर्ब प्लूरल का यूज़ होना चाहिए, वॉज का यूज़ हुआ, इसीलिए क्या हो गया, गलत हो गया। 4 नंबर, द कमेटी हैव वन, अच्छा हैव का यहाँ पर यूज़ होना ही नहीं है, हैव के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनेगा ही नहीं, इसलिए पूरी तरह से गलत हो गया। आई होप आपको समझ आया, और प्लीज़ समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो आप नाउन का लेक्चर देखिए जा करके, पूरी तरह से आपको हर चीज़ में सेटिस्फाई हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 20 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, सारे नाउन को हमने इतना डिस्क्राइब में समझाया है, आप उसको समझिए और एक बार में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। आप बताइए यहाँ पर कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ कलेक्टिव नाउन, कौन से सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ मिल्क, कलेक्टिव नाउन कोई है, नहीं है। राका इज़ अ फूल, कलेक्टिव नाउन है, नहीं है। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल्स जानते हैं क्या होता है भैया, यही कलेक्टिव नाउन है। 4 नंबर भी देख लीजिए, द एयर इज़ कोल्ड एयर, कलेक्टिव नाउन है, नहीं है। तीसरा सही है, कैटल्स क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कैटल्स माने क्या होता है, बताइए ज़रा। कैटल्स माने होता है, देखो कैटल किसको बोलते हैं, जो हमारे यहाँ जो एनिमल्स होते हैं, जिनको पेट एनिमल आप बोल दो, समझ गए, वो कैटल्स, मवेशी एक्चुअल में हिंदी में कहा जाता है ना। हाँ, तो ये आसपास के जो एनिमल्स होते हैं, जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स, गाय भैंस बकरी सब, इनका जब ग्रुप होता है उसी को हम कैटल बोलते हैं, समझ गए। हाँ, तो आई होप आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर में लिखा है, आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन। आपको कलेक्टिव नाउन को बताना है कि कौन सा जो है कलेक्टिव नाउन है। बताइए भैया कलेक्टिव नाउन कौन सा है। हम्म, आपको इतना बता चुका हूँ, कलेक्टिव नाउन क्या है। देखिए, आर्मी क्या कलेक्टिव नाउन है, हाँ बिल्कुल होता है। आर्मी माने क्या होता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है। सीप्स क्या होता है, सीप्स कलेक्टिव नाउन, पहली बार सीप में एस नहीं लगता, तो सीप पूरी तरह गलत हो गया। सीजर्स कलेक्टिव नाउन होता ही नहीं, डॉटर इन लॉ कलेक्टिव नाउन होता ही नहीं। एक ही कलेक्टिव नाउन था आर्मी, और वो क्या सही है, आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन, आर्मी था, सही हो गया, काम खत्म। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अरे भाई, एक्सक्लामेटरी मैंने क्या बताया था आपको, क्लास में एक्सक्लामेशन मार्क आएगा, देखिए कहाँ पर आया, पहले में आया नहीं आया, दूसरे में आया नहीं है, गलत गलत, तीसरे में आया नहीं आया, गलत, चौथे में आया क्या, हाउ ब्यूटीफुल इज द मॉर्निंग टुडे, आया तो है भैया, एक ही में तो है, सही हो गया। आंखें बंद करके टिक करो भाई। 20 नंबर में आओ, 20 नंबर क्या लिखा है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सेंटेंस क्या है, डिड आई से एनीथिंग टू मेक यू एंग्री, क्या मैंने कुछ ऐसा कहा जो आपको क्या एंग्री, आपको गुस्सा दिलाए। कैसा सेंटेंस है, अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव, असर्टिव, कैसा सेंटेंस है, क्या पहले एक्सक्लेमेटरी है क्या, एक्सक्लेमेटरी में लास्ट में क्या आता है, आप बताइए, एक्सक्लेमेशन साइन आता है क्या, आया नहीं है, तो एक्सक्लेमेटरी गलत हो जाएगा। इंपरेटिव है क्या, इंपरेटिव में क्या है, क्वेश्चन वर्ड लास्ट में आया ना, देखिए, तो क्या इंपरेटिव है, नहीं है। असर्टिव है, बिल्कुल नहीं, असर्टिव में लास्ट में क्या फुल स्टॉप आता है। क्वेश्चन वर्ड आया तो इंट्रोगेटिव होगा, सही हो गया, आंखें बंद करके आप देखिए ना, तब भी पता चल जाएगा आपको, समझ गए। इन मतलब क्वेश्चन वर्ड आया तो आप बिल्कुल देखते ही पहचान जाएंगे क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और पहला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये आज हमारा पहला सेट था, और इसी तरह अब रेगुलर सेट आते रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं यूपी टेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और जितनी भी ग्रामर है वो सारी ग्रामर मैं आपको इसी तरह समझा दूंगा। आप पेन और पेपर ले के आया करें, नोट्स ज़रूर बनाएं, समझ गए। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और आप इंग्लिश विद सुभाष सर इस चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।